जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहो और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर इस चैनल में पहले से हैं आप तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आज का सत्र एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत होगा। लेखक कहता है, दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। और यह बात 100% सत्य है। जब तक आपका मनोबल आपके कार्य के साथ मेल खा रहा है तभी उस कार्य में आप सफल होंगे, लेकिन जैसे ही अगर आपके कार्य के साथ आपका मनोबल नहीं जुड़ता मतलब कहानी खत्म। इसलिए अपने मनोबल को अपने कार्य के साथ जोड़ के रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज जो है अमेरिकी पत्रिका है, उसके द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? तो किसे किया है? बी ऑप्शन सही होगा, नीरज चोपड़ा जी। यामिनी ने नीरज चोपड़ा सही आंसर दिया, वेरी गुड। कल्याण साहू ने नीरज चोपड़ा आंसर दिया, वेरी गुड कल्याण। ठीक है, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल का वीडियो जो है वो लेट हो गया था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों की क्लास हुई थी। ठीक है, चलो आज का प्रश्न है, भारत ने गोपालपुर फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? गोपालपुर जो है वो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र माना जा सकता है, वहां से लॉन्च किया जाता है मिसाइल्स को। तो इस मिसाइल का नाम है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र जो है ये मिसाइल काफी मतलब डायनेमिक बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? तो ड्रोन फायर जो होता है ना, आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे ड्रोन फायर्स जो होते हैं, उस ड्रोन फायर को ये क्या कर देगा, या ड्रोन अटैक्स को जो है क्या कर देगा, पूरे तरीके से नष्ट कर देगा। लगभग 5 किलोमीटर के रेंज से वो अपने नेविगेशन से उसको ट्रैक करके खत्म कर सकता है। जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के जितने भी आतंकवादी संगठन रहे हैं उनके ऊपर अटैक किया था, तो ड्रोन अटैक किया था उन्होंने। ठीक है, तो ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए ये मिसाइल बनाया गया जिसका नाम है भार्गवास्त्र। मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र 12 और 13 जनवरी को गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज से में जो है सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। भार्गवास्त्र को नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। झुंड ड्रोन हमला जो होता है उसको ये ध्वस्त करेगा। ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन करते हैं, दुश्मन देश करते हैं, आसपास के पड़ोसी देश जिनको अटैक करना है वो कर सकते हैं, तो उसको ध्वस्त करने के लिए इस भार्गवास्त्र का निर्माण किया गया है। 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में ये जो है क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा और बाकी चीजों को ध्वस्त कर देगा, जिसमें कमांड कंट्रोल, संचार, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग किया गया है। मतलब कि ये स्वायत्त ही इन सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम है एक बटन से। मतलब कि मेरे प्रिय साथियों कि इसको कमांड दिया जाएगा और इस कमांड को वो फॉलो करेगा और अच्छे आक्रमणों को ध्वस्त कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। भारत में मिसाइल का संबंध बहुत ही पुराना रहा है। सबसे पहले पृथ्वी नामक का एक मिसाइल बनाया गया था, किसके द्वारा? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल था, महज 150 किलोमीटर तक का रेंज था इस पृथ्वी मिसाइल का। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। मैंने बताया एक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी का निर्माण हुआ था 1988 में, 25 फरवरी 1988 को इसका निर्माण किया गया था। भारत की प्रमुख मिसाइलों में से कौन कौन से मिसाइल है? अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, नाग है, ब्रह्मोस है, अस्त्र है, निर्भय है, प्रहार है, शौर्य है और बहुत सारे इनके अपडेट वर्जन है जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, धनुष और प्रहार। तो भारत जो है मिसाइल और सभी परमाणु
सक्षम है, मतलब सब परमाणु मतलब हथियार से सक्षम है पूरी रूप से, मिसाइलों में परमाणु सक्षम है सारे मिसाइल्स। प्रक्षेपण केंद्र की बात करें तो भारत में मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र जो है उड़ीसा में है, बालासोर में है, श्रीहरिकोटा में है, ग्वालियर में है, और ये प्रमुख क्षेत्र है जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और आपका पुणे, यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और यहाँ प्रॉपर मिसाइल्स फिट हैं। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, नहीं ये रहा भाई। ठीक है, चलो भारत में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है पहले ये बता देता हूं। हल्दी को जानते हो क्या बोलते हैं? हल्दी को स्वर्ण स्पाइस या गोल्ड स्पाइस के नाम से जाना जाता है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया, हल्दी बोर्ड बनाया गया। भारत सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हल्दी मुख्य रूप से मतलब आपका कहा जा सकता है नहीं भाई, सटीकता से बताता हूं। कहा गया भाई, ये रहा कि हल्दी उत्पादन के क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर हल्दी का उत्पादन होता है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, स्वर्ण मसाले के रूप से जाना जाता है इसे। हल्दी के उत्पादन में भारत 2023 और 24 का अगर रिकॉर्ड देखें तो 10,74,526 टन उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, उसके बाद तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो है अलग अलग प्रकार के, भारत में कुल 30 प्रकार के जो है हल्दी का उत्पादन होता है, अलग अलग किस्म। 20 राज्यों में लगभग 30 किस्में उगाई जाती है। 4 अक्टूबर 2023 को इसका गठन हुआ है। औपचारिक उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को हुआ है। निजामाबाद तेलंगाना में मुख्यालय है। पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष है। हल्दी बोर्ड याद रखिएगा। हल्दी की खेती की बात करें तो हल्दी में दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। काली मिट्टी में भी जो है काफी अच्छे तरीके से हल्दी उग सकता है। 4.5 to 7.5 के बीच में इसका pH वैल्यू होना चाहिए मिट्टी का, उसमें अच्छा उत्पादन होता है। निकासी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ड्रिप सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है हल्दी उत्पादन में। तो हल्दी जो है बहुत ही हमारे लिए लाभदायक भी है। हल्दी का सेवन किया करिए, हल्दी से बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक भी हो जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनालिजिक और एंटी माइक्रोबियल, ये सभी एक्शंस जो है हल्दी में होते हैं। डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन जानना है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आइए जान लेते हैं। ये तो पता चल गया होगा कि नई दिल्ली में मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मौसम जलवायु संबंधित विज्ञान विकास क्षमता को मजबूत करना, पहला ऑप्शन सही होगा। देश को मौसम के प्रति तैयार करना, जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना, उपयुक्त सभी। मतलब कि देश की जलवायु का आकलन करते हुए इन जितनी भी नई तकनीकी या पहले से सजग और अडग रहने के लिए जो है हम उपाय प्रावधान रख सकते हैं, उन सभी चीज़ों का अवलोकन करना और उस चीज़ों को लागू करने का काम इस मिशन मौसम के तहत किया गया है। अगर हम बात करें इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री IMD के 150वें वर्ष उपलक्ष्य के आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है इसमें, है ना। वर्चुअल रूप से इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें होगा क्या, मौसम संबंधित वर्तमान पूर्वानुमान जानकारी प्रदान किया जाएगा। कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग, तेल अन्वेषण, सभी क्षेत्रों के लिए जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उन सभी चीज़ों का क्या करना, बेहतर तरीके से उन सभी का उपलब्धता करवाना। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, नॉर्वेस्टर, धूल के तूफान, भारी वर्षा, इन सभी चीज़ों का पहले से आकलन कर लेना और लोगों को चेतावनी देना मुख्य उद्देश्य है इसका। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 1875 में स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा इसके महानिदेशक हैं। अब आती है बात मिशन मौसम के तहत क्या है तो 11 सितंबर 2024 की एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है इसे।
और मैंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान, विशेष रूप से मौसम की निगरानी, मंडलिक पूर्वानुमान, प्रबंधन, अनुसंधान, विकास को बढ़ावा देना इसका कार्य है। ठीक है, अगर मेरे प्रिय साथियों हम इस पे चर्चा करें कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है, अधिकतर बच्चों का एक समस्या भरा जो है क्वेश्चन होता है कि सर क्लाइमेट किसे कहते हैं और वेदर किसे कहते हैं। तो देखो मेरे प्रिय साथियों, आज समझ लेते हैं। ये है एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, ये है एक व्यक्ति जिसका नाम है, इसका बाल ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, आजकल ऐसे लड़के लोग बाल रख रहे हैं बहुत। ठीक, इनका नाम है फलाना। ठीक है, और एक ऐसे बाल रहता है टूरी लोगों का। ठीक, और इनको लिपस्टिक लगा देते हैं, ऐसे करके लगाते हैं टूरी लोग। ठीक, ये हो गया, इनका नाम है, ये लंबी है, ये थोड़े से नाटे हैं। ठीक, इनका नाम है फलानी। अब एक चीज सोचिएगा कि फलाना और फलानी पहने हुए हैं स्वेटर। क्या पहने हुए हैं? स्वेटर पहने हुए हैं। और ये स्वेटर पहने हुए हैं क्यों? क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। ठीक है, अचानक फलाना मिलने के लिए जाता है फलानीन से, और बादल आकाश में छाए हुए हैं। कोई अनुमान नहीं है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन बादल, वर्षा, बिजोरी, सावन में के बिना पानी, ऐसा गाना बना दो। ठीक है, सावन में पानी है लेकिन वर्षा हो गई। अब जब वर्षा हो गई मेरे प्रिय साथियों, तो ये क्या हुआ कि ठंड का समय हमेशा हमारे जीवन में पड़ता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर में भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा गुलाबी ठंड। वैसे ही आपको पता है कि जुलाई अगस्त में वर्षा होती है, वैसे ही आपको पता है जून जुलाई में गर्मी पड़ता है। आप अभी से नहीं, बचपन से अब तक इस चीज को क्या कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। तो वायुमंडल की वह अवस्था जो काफी लंबे समय तक विद्यमान है, उसे हम कहेंगे जलवायु। और ये फलाना और फलानी की जो घटना थी, अचानक जो मौसम में परिवर्तन हुआ, वो क्या है? वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान नहीं रहता, अचानक जो है चेंजेस आ जाना। तो आप अभी तक इस कहानी को समझ गए होंगे। वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक है, उसे जलवायु कहेंगे। वायुमंडल की वह अवस्था जो क्षणिक है या थोड़े समय के लिए है, मौसम कहलाता है। ठीक है, ये जो है जलवायु और मौसम में हम अंतर समझ सकते हैं। तो इन सभी चीजों का परीक्षण करना, फलाना के किस कारण फलाना पानी गिरने वाला था और वो स्वेटर पहन के गया, ऐसा शोध किया जा सकता है। ठीक, चलो। सेना दिवस के उपलक्ष्य पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी एवं डोकलाम सहित कितने स्थलों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है? चलो पहले तो ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि गलवान घाटी कहाँ है और डोकलाम कहाँ है। 77 स्थलों को जो है युद्ध स्थल बनाया है इन्होंने। क्यों? क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इन क्षेत्रों में सीमा में जो है सैनिकों को तैनात करना जरूरी है। उन क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना जरूरी है। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो है 77 स्थलों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर लोगों का आवागमन भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कि इन क्षेत्रों में तैनाती ज़्यादा रहेगी और पर्यटन को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि डोकलाम है, गलवान है, द्रास है, कारगिल है, सियाचिन बेस कैंप है ना, लोंगेवाला है, कहाँ है? राजस्थान में। बुमला है, किबिथू है, ये बुमला और किबिथू ये वाला एरिया वो है आपका, दर्रा है, पास है, कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में ये कार्य किया गया है 5 जनवरी 2025 को। भारत रणभूमि दर्शन पोर्टल इसका नाम रखा गया है। 77 स्थलों को कहानी के रूप में वहाँ क्या किया जाएगा, इस क्षेत्र में कहानी और यहाँ की जो जो घटनाएं हैं उनको प्रॉपर प्रस्तुत किया जाएगा, चिपकाया जाएगा, जिससे लोग वहाँ जाके उनकी रुचि बढ़ेगी, मतलब आवागमन बेहतर तरीके से रहेगा। लेकिन आपको मैं शुरुआत में बताया कि यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहेगी, तो किसी प्रकार से यहाँ घूमने के लिए गए और इधर उधर घूमने नहीं जाना है। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक पुस्तक जिसका नाम है पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज, अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखन कौन किया है?
मेरे प्रिय साथियों, इस पुस्तक का लेखन जो किया है वो डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा लिखा गया है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। पुस्तक का नाम पढ़ सकते हो, एक बार मैंने पढ़ के बता दिया, काफी लंबा चौड़ा पुस्तक है। इसमें भारतीय संसद, संसद इन द सेंस राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इस संसद की बेहतर तरीके से व्याख्या की गई है कि किस प्रकार की इसकी कार्यप्रणाली होती है, किस प्रकार से इसमें कार्य किया जाता है। और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 79 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अगर हम इसको रीड कर लें तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना होता है। 2 सदनों के नाम है राज्यसभा और लोकसभा। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं होता है। संसद कानून बनाती है, संसद सरकार की देखरेख करती है, लोक शिकायतों की सुनवाई करती है, बजट पारित करती है, विकास योजना, राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करती है, राज्यों के बीच अधिकारिकों का बंटवारा करती है, संविधान में संशोधन शुरू करती है। ये सभी कार्य संसद का काम है। अगर इसकी शक्ति देखें तो विधायी शक्ति है। संसद की संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों मुद्दे पे जो है ये नियम बना सकती है। संसद देश की वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका नियंत्रण की बात करें तो संसद कार्यपालिका को प्रश्न, बहस और अविश्वास प्रस्तावों के जरिए जवाबदेही बनाती है। संवैधानिक शक्ति, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायिक शक्ति, संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। चुनावी शक्ति, संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच के चुनाव में हिस्सा लेती है। आपातकालीन शक्ति, संसद आपातकालीन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा को मंजूरी देती है। राज्यों में पुनर्गठन की शक्ति, संसद राज्य पुनर्गठन, सीमाओं बदलाव, नामकरण के लिए कानून बना सकती है। ये संसद के बारे में हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। चलो मेरे प्रिय साथियों, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी महिला बन गई है? कौन है भाई? इनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जी जो है वो महज 70 गेंदों में शतक बना दी। इससे पहले 87 बॉल में जो है शतक बनाने का रिकॉर्ड था किसी महिला का। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, यही कहीं लिखाया होगा, आप पढ़ सकते हो। लेकिन भारत में सबसे तेज शतक बना ली है अब कौन? तो मंधाना। हरमनप्रीत कौर 87 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। अगर ओवरऑल बात करें तो तीसरे नंबर में है 10 शतक बनाकर पूरे वर्ल्ड में, जिसमें मैक लेनिंग 15 शतक है, सूजी बेट्स 13 शतक है और टेमी ब्यूमोंट स्मृति मंधाना 10 शतक के साथ तीसरे नंबर में है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ऑफिशियली कप्तान है, लेकिन अभी ये आयरलैंड के दौरे में स्मृति मंधाना अभी कप्तान है। अमोल मजुमदार कोच है ना, और 2006 में इसका गठन हुआ है। ठीक, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी है ये? तो ये कंपनी है पिक्सल। पिक्सल जो है वो भारतीय, क्या कहा मैंने? भारतीय कंपनी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बन गई है। किसके साथ इन्होंने साझा किया है? तो इन्होंने, आप देख सकते हैं कि पिक्सल जो है स्पेस एक्स के साथ मिलकर ये काम को अंजाम दिया है। 2019 में शुरुआत हुआ है। उवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवार इसके संस्थापक हैं। ठीक है, छोटी उम्र है इनकी और इन लोग जो है बड़े कारनामे कर गए बच्चे। ठीक है, चलो, तो हमारा भारत बहुत ही सशक्त है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। आ जाओ प्यारे बच्चे। नहीं आओगे क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आ गए। भारत और स्पेन ने 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और गहरा करने के लिए किस समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो मैं बता दूं, खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और स्थायी शहरी विकास पर सहयोग समझौता ज्ञापन। मतलब कि ओवरऑल सारे डायमेंशंस पे ये समझौते का पर हस्ताक्षर किया गया। अगर हम बात करें तो जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी जो है वो स्पेन के दौरे में थे, तो स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस के साथ ये बैठक के दौरान जयशंकर जी ने द्विपक्षीय संबंधों पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देश जो है एक दूसरे को आर्थिक और राजनीतिक सहयोग देंगे, जिससे कि कहा जा सकता है उत्थान होगा एक दूसरे देशों को। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं स्पेन यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। मैड्रिड राजधानी है, यूरो मुद्रा है। फिलिप 6 जो है यहाँ के फिलिप 4 है ना, फिलिप 4 जो है यहाँ के राजा है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? तो मैं बता दूं कि 11 और 14 फरवरी तक के किया जाएगा ऊर्जा सप्ताह का कार्यक्रम आयोजन। अब ये क्यों किया जाएगा? तो भारत में जितने भी ऊर्जा और नवीनीकरण के क्षेत्र हैं उन सभी के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा इसे आयोजित कराया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह वार्षिक योजना के तहत इसे बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाल ही में नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, लगभग 174 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। श्रीमन राधे राधे भज मन राधे राधे, सुने होगे कि नहीं सुने हो? इस्कॉन में होता है, बहुत बेहतरीन। मैं गया हूँ दिल्ली में कई बार और वहाँ का खाना जो होता है बहुत टेस्टी होता है। ठीक, चलो, तो विदेशी शिक्षा कॉलेज, पुस्तकालय, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, गोवध शेल्टर जो है, वरिष्ठ नागरिकों का आश्रम, यहाँ पर बहुत सुख सुविधाएं प्रदान की गई है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 15 जनवरी को। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की राजस्थान के पोखरण फील्ड में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नाग MK2 इसका नाम है। ओडिशा में जो है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पुरुलिया नाम का जो है ये पंचेट वेधशाला को जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल में इस वेधशाला को स्टार्ट किया गया पुरुलिया में। ठीक है, इंडोनेशिया ज्वालामुखी फटा है वहाँ पर, माउंट ईबू नाम की ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के आसपास है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में लगी भयानक आग से निपटने के लिए किन पदार्थों का छिड़काव किया जा रहा है? बताओ इसका आंसर। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।